वॉइस ऑफ मानवता चैनल आज के सभी मेहमानों का हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। वॉइस ऑफ मानवता चैनल आप सबका अपना आवाज है और इस चैनल में आज का जो हमारे जो विषय है वैश्विक महामारी में ऑक्सीजन की कमी, भारत सरकार की नीति नीयत, इस पर हमारा जो खास डिबेट हम करने जा रहे हैं। इस डिबेट में छत्तीसगढ़ ओबीसी मोर्चा के एडवोकेट संतोष साहू साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे साथ आगरा से पूर्व आईपीएस अधिकारी बिजन सिंह जी जुड़े हुए हैं, उनका बहुत-बहुत स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जैसा कि हमारा जो 2 दिन से हम इसकी डिबेट कर रहे हैं, वैश्विक महामारी कोरोना में ऑक्सीजन की कमी। जिस ढंग से सोशल मीडिया में जो आज हम विभत्स स्थिति बड़े-बड़े शहरों में देख रहे हैं, दिल्ली में देख रहे हैं, आगरा में देख रहे हैं, बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटी में देख रहे हैं। लोग गाड़ियों में, ऑटो में, सड़कों पे मर जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी को लेकर। मैं संतोष साहू साहब आपके पास इस विषय को लेकर जानना चाहूँगा कि जिस ढंग से भारत में ऑक्सीजन की कमी को आप किस नज़रिए से देखते हैं और वर्तमान हालात पर हम आपके विचार जानना चाहेंगे? प्रथम टिप्पणी के रूप में अपनी बात रखें। माननीय जगदीश जी, आपको बहुत धन्यवाद। बीओएम टीवी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि भारत में अभी जो इतना बड़ा संकट है और ये संकट किन कारणों से निर्मित हुआ, ये महामारी विगत 1 वर्ष से भी ज्यादा समय इसका हो चुका है। सभी बातों की जानकारी भारत सरकार को है, राज्यों की सरकार को है, पूरे देश के लोगों को है। इतना लंबा लॉकडाउन लगाया गया, सारी गाड़ियां रद्द कर दी गई। अचानक करोड़ों लोग पैदल हजारों किलोमीटर अपने घर जाने को मजबूर हुए। बहुत कुछ किया गया और इसके बाद 1 वर्ष के पश्चात इतना बड़ा विभीषिका भारत के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, तो इसका जिम्मेदार तो केंद्र सरकार है, क्योंकि ऑक्सीजन मैं पूर्व में भी कई बार ये बात दोहरा चुका हूँ कि ऑक्सीजन का मामला हो चाहे वैक्सीनेशन का मामला हो, ये भारत सरकार के नियंत्रण में है। और अगर आज देश में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, विश्व के कई मुस्लिम कंट्री भारत सरकार को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। विश्व के अलग-अलग देशों के लोग मानवता और इंसाफ के लिए भारत सरकार को मदद करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। और भारत का जो विश्व का सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उत्पादन करने वाला देश आज ऑक्सीजन से जूझ रहा है, तो हमारे देश की सरकारों का अदूरदर्शिता और हठधर्मिता इसका मुख्य कारण है। भारत सरकार के पास अभी अगर सवाल किया जाए कि आपके पास राष्ट्रीय प्लान क्या है कोविड-19 को रोकने के लिए, वैक्सीनेशन के अलावा भारत सरकार के पास क्या योजना है, वो कौन सा प्लान है, देश के लोगों को कुछ पता नहीं है। तो ये जो मामला खड़ा हुआ है ये बहुत दुखद है। और मैं आपके वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल के माध्यम से जो आपका सवाल है उस पे मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज जो भी परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, सारा जानकारी होने के बाद भी भारत सरकार को चुनाव का ज्यादा चिंता था। वैक्सीनेशन जिस द्रुत गति से चुनाव में ये भारत सरकार और उनके लोग लगे थे, काश इतना ही तेजी और तत्परता वैक्सीनेशन को लेके अगर किए होते तो शायद ये स्थिति अभी भारत में निर्मित नहीं होता। जी जी। मैं अगले सवाल को लेकर बृजेंद्र सिंह जी के पास जाना चाहूँगा। बृजेंद्र सिंह जी, अभी एडवोकेट संतोष साहू की बात आप सुन रहे थे और आज की जो परिस्थितियाँ हैं, वो भारत के
इस कोरोना वैश्विक महामारी में विभत्स कर देने वाली स्थितियां से हमारे देश की जनता जूझ रही है, और वह है ऑक्सीजन, जिसे जीवन रक्षक प्रणाली के रूप में जाना जाता है। और अभी-अभी 2019, 20, 21 में वैश्विक महामारी जब भारत में आगमन हो रहा था, इसी कार्यकाल में 9.301 मीट्रिक टन ऑक्सीजन इस भारत की धरती से निर्यात कर दिया गया। इससे सरकार को 8.9 करोड़ रुपए की फायदा हुआ, और उसका खामियाजा हमारे देश की जनता आज भुगत रही है। दर-दर की ठोकरें खा करके एक-एक सिलेंडर के लिए लोग कितने जद्दोजहद कर रहे हैं। अब वो आप भारत के इस विभिन्न शहरों की नज़रों को आप देख सकते हैं। लोगों की चिताएँ जल रही है, लोग दहाड़ मार कर के रो रहे हैं, जिसको शब्दों में बयाँ कर पाना मुश्किल है। आपके आगरा शहर में ही अभी-अभी इसकी कमी को लेकर कितने लोग मर गए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस वैश्विक महामारी में ऑक्सीजन की कमी और इसकी निर्यात किया जा को लेकर सरकार की नीति नियत को लेकर हम आपसे दूसरा सवाल के रूप में आपके पास आपके विचार जानना चाहते हैं। आप आपकी आवाज़ म्यूट करें सर, आवाज़, वॉइस, साउंड। जी, हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, देखिए, ये सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है, ये इतना संपन्न देश होते हुए एक से एक काबिल लोगों की कमी भी नहीं है। पूरी आईएएस की, पूरे ब्यूरोक्रेसी, हमारे बड़े तजुर्बेकार लोग हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ है। हमारे ख्याल से इसका मुख्य कारण ये है कि जो प्रायोरिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, वो जो कहते भी हैं कि भई हमने तो आपसे मंदिर का वायदा किया था, मंदिर बनवा दिया हमने। हमने आपसे हेल्थ एजुकेशन का वायदा कहाँ किया था? तो ये जो प्रायोरिटी है ह्यूमन राइट की, मुझे लगता है ये प्रायोरिटी नहीं है उनकी, और मुनाफाखोरी लोग जो हैं, उनकी कोई नैतिकता नहीं होती। उन्हें अपने मुनाफे से मतलब होता है, ना उनकी कोई दूरदृष्टि होती है। तो जो धन जी, पशु हैं, वो उन्हें अपने धन से लूट-पाट से मतलब रहता है। तो मेरे ख्याल से सरकार का काम था कि इसको दूरदृष्टि होती, इन चीज़ों को देखा जाता। अब 1 साल से ऊपर हो गया, ये महामारी है, इसमें जितनी तेज़ी लॉकडाउन करने में की गई थी, इतना पर्याप्त समय था कि ये कल्पना की जा सकती थी कि इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो मेरे ख्याल से जो विदेशी अ, गार्जियन जैसी बड़ी इम्पोर्टेंट पत्रकार हैं, वो लोग भी ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट फेल हो चुकी है बिल्कुल। विदेशी पत्रकार भी, तो फेल होना नहीं है, उनकी प्रायोरिटी नहीं है वो, तो फेल होना ही होना था उनको। तो इसलिए मैं तो नहीं ये समझता कि इसकी उन लोग या तो ये प्रायोरिटी अपनी सही करें, तो कुछ हो सकता है। दूसरी बात, आम गरीब आदमी से इनकी हमदर्दी क्या है? तो ये माना जाता है कि पूंजीपतियों से और जो मंदिर मस्जिद की जो राजनीति करने वाले हैं, वो वोट बैंक आपको समझते हैं आम जनता को। उनको उनकी कोई प्रायोरिटी भी नहीं है, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कारण हो रहा है। अदरवाइज़ ऑक्सीजन इतनी बड़ी समस्या नहीं थी जिसका कि समाधान मेरे ख्याल से अगर इन्हें 2 महीने का भी टाइम अगर ये रखते तो सॉल्व कर सकते थे। लेकिन इन्हें 13 महीने का, 14 महीने का टाइम मिला है और उसमें इन्होंने नहीं किया। ये डेलिबरेट फेल्योर है, इनकी प्रायोरिटी की गड़बड़ी है ये मेरे ख्याल से। जी, धन्यवाद। जी, जी। जी, बहुत शुक्रिया सर जी। हम जिस ढंग से भारत में लोकतंत्र की बात करते हैं और जनता के द्वारा चुना हुआ सरकार में जनता ही सर्वोपरि है। ना प्रधानमंत्री सर्वोपरि है, ना देश के राष्ट्रपति सर्वोपरि है, जनता सर्वोपरि है। उस हालात में जिस ढंग से आज देश की एक-एक जनता त्राहिमाम कर रही है इस कोरोना की वैश्विक महामारी को लेकर, और इस दिशा में कोई ठोस नीति नियत को लेकर के जो आज सवाल उठ खड़े हुए हैं, और जहाँ पे लोगों अपने जीवन को जद्दोजहद में डाल के अपनी जान बचाने के लिए छटपटा रहे हैं, उनको कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में जो हमारे देश की जनता किधर जाए, क्या करे? इस
परिस्थिति को तत्काल कैसे नियंत्रित किया जा सकता है और उसके लिए भारत सरकार को इस वैश्विक महामारी और इस ऑक्सीजन की कमी को जिस ढंग से अंतर्राष्ट्रीय देश के लोगों ने सहयोग करने के लिए हाथ उठाया है, उस दिशा पे मैं संतोष साहू जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि वर्तमान हालात जो बन गई है, इसको सूझबूझ के साथ कैसे नियंत्रित किया जा सकता है आम जनता की जान को बचाने के लिए? सबसे पहले तो भारत के सभी नागरिकों से मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि लोग अपने अपने घरों में ही रहें, किसी भी तरह के कार्यक्रमों में ना जाएं, जो भी अपने घर में साधन संसाधन उपलब्ध है उसी पे जीवन यापन करें। ये कुछ दिन की बात है और ये संकट टल ही जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने जैसा कहा कि भारत में लोकतंत्र है, ये बात सच है कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, ये बात भी सच है। पर भारत में लोकतंत्र कहाँ है? जिन लोगों का बहुमत है उन लोगों का सरकार नहीं, उनका भारत के जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें उनका प्रतिनिधित्व बिल्कुल नगण्य है। तो ये लोकतंत्र के नाम पे बिल्कुल इस देश में जो मजाक सा लोग बना दिए हैं, लोकतंत्र का हत्या करने में आमादा हैं। आज भारत में जिस तरीके से परेशानी है, भारत कोई गरीबों का देश नहीं है, कोई भूखमरों का देश नहीं है, कोई बेरोजगारों का देश नहीं है। दुनिया का सबसे धनवान देश हमारा भारत है, विश्व का सबसे ज्यादा खनिज संपदा वाला देश हमारा देश है। और इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो मरने के बाद भी सोने के पलंग पे उनको लिटाया जाता है। एक एक महल का पर्दा, जो पर्दा लगता है वो लाखों रुपए का है। एक देश में दो देश लोग बना के रखे। ये एक ही देश में आप देख रहे हैं कि दोहरी शिक्षा प्रणाली इस देश में लागू हो गया है। इसी देश में लोग जो मलाई खा रहे हैं तो उन्हें हजम नहीं हो रहा है। अब यही देश ऐसा है कि 1 रुपए किलो चावल, हमारे छत्तीसगढ़ में सरकार 1 रुपए किलो चावल दे रहा है, उसके ऊपर छत्तीसगढ़ की जनता आश्रित है। अगर हमारे पास पैसा होता तो क्या हम 25 रुपए 50 रुपए चावल खरीद के खाने का हमको शौक नहीं है क्या? हम तो 1 रुपए चावल खरीदने लायक नहीं बचे इस देश में। और यही देश है कि हजारों करोड़ रुपए का महल लोग बना के 2-4 लोग रह रहे हैं इसी देश में। इस देश को लोगों ने बिल्कुल, इस देश में नस्ली लड़ाई चल रहा है, इस देश में वैचारिक युद्ध चल रहा है। ये देश में 2 नस्ल के लोग हैं, दुनिया में कहीं जातियां नहीं, सिर्फ भारत में लोग बनाए हैं। और भारत में जो जाति की व्यवस्था है, निश्चित रूप से मैं दावा करता हूं कि जानवरों की व्यवस्था इंसानों के ऊपर लाद दी गई है। हाँ, दुनिया में नस्ल है, हम भारत के लोग मंगोलायड नस्ल के लोग हैं। हमारा कद मझोला है, हमारा नाक बड़ा है या चपटा है, हमारे गाल की हड्डियां उठी हुई, हमारे दांत मोटे हैं, होंठ मोटे हैं, हाथ पैर की उंगलियां ठिगने हैं। इसी देश में जो यूरेशियाई लोग हैं उनका कद लंबा है, नाक पतला है, होंठ छोटे हैं, दांत छोटे छोटे हैं, जो रोम है वो खैरा खैरा है, हाथ पैर की उंगलियां लंबी है। तो क्या समझे, इस देश में नस्ली लड़ाई चल रहा है। कुछ लोग इतने साधन संपन्न हैं जो मुश्किल से 5, 7, 10% के अंदर हैं, जो भारत के सारे संसाधनों के ऊपर कब्जा कर लिए। बताइए, ऑक्सीजन आज देश में नहीं है, कैसी बातें हैं। भारत को 3 तरफ से समुद्र घेर के रखा है, हजारों नदियां हैं, इतना बड़ा प्राकृतिक संपदा है, इतने जंगल हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं। हमारे देश में जल स्रोत कितना जमीन के ऊपर है देखिए। और इतना सब कुछ होते हुए ऑक्सीजन के कारण लोगों का मृत्यु हो रहा है, वो अकाल मृत्यु जा रहे हैं, काल के ग्रास हो रहे हैं। और ये देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। अगर अभी भारत में वास्तविक लोकतंत्र होता तो नैतिकता के आधार पे भारत सरकार को चलाने वाले लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। ऑक्सीजन नहीं है, किसकी जिम्मेदारी है? जनता क्या कर सकता है? जनता तो कमर तोड़ टैक्स दे रहा है,
दुनिया में इतनी महंगाई नहीं है उतना भारत में आप टैक्स बढ़ा बढ़ा के थोप चुके हैं, और क्या करेंगे आप? तो ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम एक संपन्न राष्ट्र के नागरिक होने के नाते आपकी साउंड म्यूट हो गया है साहू जी, आवाज 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 नहीं आ रही है, म्यूट हो गया है सर आप। हेलो साहू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। लोगों को सोचना होगा, हम इस देश के लोग हैं और इस देश के मूल बासिंदों के हम वंशज हैं। हमारे साथ लोकतांत्रिक तरीके से देश का सरकार कार्य करे, क्योंकि चुना हुआ सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। पर भारत में कुछ हठधर्मी लोग बैठे हुए हैं, नित नए नए ऐसे कानून बना रहे हैं, सिर्फ चुनाव और सरकार बनाने में लोगों का ध्यान। साहू जी, आपकी आप बार बार उसको टच जितना ना करें। अभी चुनाव लेके लोगों का ध्यान था, अगर वैक्सीनेशन के ऊपर होता तो शायद ये संकट को टाला जा सकता। जी धन्यवाद। जी, जिस ढंग से भारतीय संविधान में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व की अवधारणा करते हुए हमारे लोगों को लोकसभा राज्यसभा में जाने का भी प्रतिनिधित्व दिया, और आज हमारे इस भारत देश में 131 SC ST के सांसद हैं। अगर ओबीसी को मिलाएं तो और भी इसकी संख्या बढ़ सकती है। बहरहाल इस प्रतिनिधित्व को लेकर जिन लोगों को बाबा साहब ने ये अधिकार दिया, और वो आम जनता के प्रति कितनी संजीदा से अपनी आवाज को संसद भवन में दे, जो न्याय का मंदिर कहा जाता है, वहां पे उठाएं और अपने हक अधिकार का नीति निर्धारण करें। क्या कारण है कि जो SC ST के जो सांसद हैं, जिनको बाबा साहब ने रिप्रेजेंट करने के लिए प्रतिनिधित्व दिया, मैं ब्रिजेंद्र पाल सिंह जी के पास में इन सवालों को लेकर जाना चाहूंगा, क्योंकि आज की परिस्थितियों पे कोई भी सांसद अभी तक मुझे सोशल मीडिया में या मेन स्ट्रीम की मीडिया में आवाज उठाते हुए ऐसी जो विभत्स स्थितियां पैदा हुई है आम जनता के ऊपर, किसी ने कोई ना टिप्पणी की है, ना कोई अपनी बात रखी है। ब्रिजेंद्र पाल सिंह जी क्या सोचते हैं, क्यों ये ऐसे लोग चुप हैं? देखिए, ये सही है कि हमारे प्रतिनिधि, हम जिन्हें अपना प्रतिनिधि समझते हैं, SC ST है, जो आरक्षण से जाते हैं, उनकी संख्या थोड़ी बहुत नहीं है, 131। अगर वो सही मायने में प्रतिनिधि होते तो 10 काफी होते थे पार्लियामेंट में हंगामा करने के लिए। लेकिन आपने देखा था कुछ समय पहले सवर्ण आरक्षण की बात इस सरकार ने उठाई थी। मैं नहीं समझता था कि उसे 131 में एक आदमी भी उसके खिलाफ कोई बोला था। कारण यह है कि आरक्षण से आते जरूर हैं, लेकिन वो जो मनुवादी पार्टियां हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में वो काम करते हैं। अगर वो एक शब्द भी बोल गए तो न तो उन्हें, उनका कोई अस्तित्व अपना है नहीं, जनता में उनकी अपनी कोई न छवि है न पकड़ है। इसलिए उनके सामने कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वो हाथ, अगर इशारा होता है तो हाथ उठा देते हैं। दूसरी बात कि ऐसे लोग छांट छांट करके लाए जाते हैं जिनमें सेल्फ रेस्पेक्ट जैसी कोई चीज ही ना हो, जिनकी आत्मा उनको ललकारे नहीं, जबकि उनके भाई बंधु गरीब लोग सड़कों पे दम तोड़ रहे हों और उन्हें अपने अपने वोट बैंक से मतलब रहता है, और वो ये जानते हैं कि सवर्णों के और लोगों के वोट से हम आ रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से कारण सबसे बड़ा इसका ये है कि जो ये सोचा था कि ये न्याय दिलवाएंगे, तो संविधान में आपके में क्लियर लिखा हुआ है प्रियम्बल में, जस्टिस डेमोक्रेसी में ये लोग छत से चिल्लाते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब सीधे बताया है कि सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र नहीं, वोट डालने का मतलब नहीं, वो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में भी समता का वातावरण होना चाहिए। हम लोगों ने भी, हमारे नेताओं ने, जो भी हमारे लोग हैं,
उन्होंने इस मामले में कोई प्रयास क्या किया है कि आर्थिक समता के क्षेत्र में या सामाजिक समता के क्षेत्र में अगर हम लोग संगठित कोई प्रयास नहीं करते तो मेरे ख्याल से सिर्फ इसलिए कि 131 पहुंच गए हैं, ये शेर तो एक ही काफी होता है, सियार 131 क्या 500 वहां पहुंचा दीजिए, कुछ नहीं होना। तो वो जो आदमी जिसकी जंजीर बंधी हुई है मनुवादी पार्टियों के हाथ में, उनको आप अपना प्रतिनिधि समझ रहे हैं, यही सबसे बड़ी हमारी गलती है। खास चीज ये है कि आर्थिक सामाजिक न्याय के बिना लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। बाबा साहब ने भी उस वक्त बड़ा स्पष्ट, ये आजादी से पहले ही ये बात कह दी थी, संविधान लागू होने से पहले, कि इस क्लासलेस कास्टलेस सोसाइटी के बिना आजादी का कोई मतलब नहीं है। तो हमारा समाज तो इतना ज्यादा डिफरेंस हो गया है, पहले जो कभी नहीं देखा गया था। आज आर्थिक रूप में इतनी बड़ी खाई पैदा हो गई है कि एक तरफ लोग सड़कों पे भूखे मर रहे हैं, दूसरी तरफ हजारों करोड़ लेकर के व्यापारी लोग भाग रहे हैं विदेशों में। अपना काला धन में हम लोग ओलंपिक में कोई मेडल वेडल ले पाते हैं ना ले पाते हो, काले धन में हम टॉप कर रहे हैं, दुनिया में अमेरिका से मुकाबला कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि ये लोकतंत्र जब हम समझते हैं, हमारे लोगों को ये बताया जाना चाहिए कि ये लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र का बीमार रूप है। और जब तक आर्थिक सामाजिक समता के लिए लड़ाई नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि आप आरक्षण के नाम पर 131 आदमी भेज दें, तो बाबा साहब ने तो उस वक्त भी कह दिया था कि भाई ये स्टूजेस हैं। और मेरे समझ में तो ये गांधी जी ने आमरण अनशन जो किया था, उसी पूना पैक्ट के ये लोग तो ये कहते हैं, बामसेब वाले अक्सर ये कहते रहे हैं ये पूना पैक्ट के नाजायज बच्चे हैं। तो अब जायज बच्चों से काम होगा, नाजायज वजह से नहीं होना है। आपको जब तक आपका आरक्षण पर जाने वाला आदमी या तो आपका प्रतिनिधि हो या वो आरक्षण खत्म हो ऐसा, लेकिन वो खत्म भी नहीं करते, क्योंकि आपके लोगों को धोखा देना है, हमारे लोगों को धोखा देना है कि आपके प्रतिनिधि आपके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे हुए। अब जनता अगर उनकी सचमुच लिंचिंग करे, जनता उनसे पूछे कि तुम मेरे नाम से जा रहे थे, जब सवर्णों का आरक्षण मिल रहा था, तुमने 131 में एक दो आदमी तो बोले होते। तो मुझे तो लग रहा है कि ये सब सिस्टम फेल हो चुका है। और हम लोग भी जब ये कहते हैं कि लोकतंत्र है देश में, अरे भाई लोकतंत्र है तो आर्थिक लोकतंत्र की कभी बात करते हो, सामाजिक की बात करते हो? बाबा साहब का तो पूरा मिशन ही सामाजिक लोकतंत्र के लिए, आर्थिक लोकतंत्र के लिए था। तो ये कारण है मेरे ख्याल से सबसे बड़ा, कि अगर जब तक इन राजनेताओं पे 131 पे आप छोड़ेंगे और जनता को संगठित नहीं करते, जनता में लीडरशिप पैदा नहीं करते, कैडर बिल्डिंग का वर्क नहीं करते, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग की चीज है। ये हमारे नेताओं को जो कम से कम बहुत सारे ऐसे हैं जो एमपी नहीं बन पाते, उन्हीं के दिमाग में आना चाहिए था कि भाई हम कैडर वर्क करें, लोगों को जगाएं, लीडरशिप सही तैयार करें। जब तक सही ऑल्टरनेट लीडरशिप नहीं होती, मुझे नहीं लगता कि इस व्यवस्था में इन गरीबों के भाग्य में कुछ सिवाय सड़कों पर मरने के कुछ और लिखा हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया ब्रिजेंद्र सिंह जी, आपने विस्तार से अपनी बात को रखी। मेघराज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मेघराज जी आपकी आवाज म्यूट करें। मैं ये सवाल को थोड़ा, मैं जो सवाल आपने किया ना इनसे ब्रिजेंद्र सिंह जी से, मैं उसी को थोड़ा बनाना चाहता हूँ। अमेरिका में कोई दो साल पहले यहाँ पर वन मिश्राम जी के साथ में आए थे एम वर्मा, उन्होंने मुझसे सवाल किया था। वो मेरा 70 साल के थे उस वक्त, में मेरी उम्र 40 साल की तकरीबन होगी। तो उन्होंने मेरे से सवाल किया, उनको मेघराज सिंह एक सवाल है मेरा, मुझे पता है कि 70 साल का, मुझे आज तक समझ नहीं आई बात की। तो वो कह रहे हैं भाई हमारे जो नेता है वो पहले जिस वक्त मतलब घर से निकलते हैं उस वक्त क्रांतिकारी बात करते हैं और जब सब कुछ बोलते हैं मतलब फिर में अपने लोगों को भूल जाते हैं, उसका कारण क्या है? तो मैंने उसको जवाब उस वक्त हो दिया, आपकी अंदर बेईमानी और झूठ और जन्म से लेकर मतलब जितने जितने बोल रहे हैं, लेकिन वो पदवी बात भूल जाएंगे। जिनके अंदर सच और ईमानदारी होगी और जिनके अंदर छल कपट नहीं होगा, वही इंसान आगे जाकर चाहे वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाए, चाहे राष्ट्र चले जाए, वो कभी नहीं भूलेंगे। इनके अंदर छबेईमानी के कारण ये लोग फंस गए हैं। और ये मनवाद के एक बार ज्यादा फंस गया ना कोई इंसान, वो चाहे वो तो मरे हुए के समान होता है, क्योंकि मनवाद आधा तो उसको खा लें और आधा उसके जो है कमियां पकड़
तो उसको ऐसे मतलब बांध कर रख देते, जितने पार्लियामेंट में बैठे ने सबकी बागडोर बनवाद की हाथ में है, क्योंकि करने की कमियां मैं साहब एक निवेदन, इनके जो भ्रष्टाचार करके हम लोगों ने या बेईमानी करी उनके पास में है सारा कुछ। तो ऐसा मैं कहना चाहता हूँ कि बेईमानी और लालची आदमी कभी भी दुनिया का भला नहीं कर सकता, बट समाज का दूसरा बात है, अपना नहीं भला कर सकता। तो लालची और बेईमानी से ये मेरे हिसाब से लालची और बेईमानी लोग हैं, इस करके कुछ नहीं। देखिए व्यक्ति की बात नहीं है साहब, ये पार्टियां करती हैं राजनीति। तभी बदल पाएगा ये सिस्टम। मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि ये व्यक्ति की बात नहीं है, पार्टियां करती हैं। जब बाबा साहब ने जो महामंत्र दिया कि शिक्षित बनो, लालची और बेईमानी, शिक्षित बनो, संगठित बनो, तो लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए था इस मामले में कि ये लोकतंत्र छत पर चढ़ के चिल्ला रहे हैं, लोकतंत्र बचा कहाँ है जब आर्थिक विषमताएं इतनी भयानक हैं, सामाजिक इतनी भयानक हैं। तो बाबा साहब ने उसी वक्त कह दिया था कि ये गोबर के ढेर पर लोकतंत्र खड़ा हुआ है हमारा। लोकतंत्र सच्ची बुनियादों पर जब खड़ा होगा जब उसमें आर्थिक सामाजिक समता का वातावरण बने, और ये वातावरण आपके उनकी दूसरों की कमियां ढूंढने से नहीं बनेगा। ये हमको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अपने संगठन शक्ति हमें विकसित करनी पड़ेगी। जो जालिम है, लुटेरे हैं, उनसे ये उम्मीद करना कि वो आपको आर्थिक सामाजिक न्याय का माहौल बनाएंगे, वो कभी नहीं बनाएंगे। वो तो अपने मीडिया के दम पर, प्रचार तंत्र के दम पर आपके लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, ठगेंगे। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे प्रबुद्ध वर्ग पर, हमारा जो पढ़ा लिखा समाज, एक मध्यम वर्ग हम लोगों के बीच में इस आरक्षण ने तैयार कर दिया है, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो समाज को शिक्षित बनाएं, संगठित करें, और ये उम्मीद न लगाते रहें कि अब ये संविधान से हमारा भला होगा। अब तो संविधान की आप ही को रक्षा करनी है और अपनी भी रक्षा करनी है। जी, संतोष साहू साहब, हमारे जो मेघराज जी की बात को और ब्रिजेंद्र सिंह की बात को आपने गंभीरता से सुना। मैं दोनों की बातों को कंक्लूजन के रूप में, सारांश के रूप में आपके विचार हम जानना चाहते हैं। संतोष साहू साहब। ये बात सच है कि भारत में जब लोकतंत्र का बात चला तो भारत अंग्रेजों का गुलाम था, और प्रौढ़ मताधिकार को लेके बहुत सारी जो बातें हैं, अगर भारत में स्वस्थ लोकतंत्र का विकास करना है तो हमें बाबा साहब का जो गोलमेज परिषद की लड़ाई है, उनके काबिलियत, उनके तर्क, उनके द्वारा दिए हुए तथ्य, भारत के सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में जो बातें वो गुलाम भारत को लेकर इंग्लैंड के पार्लियामेंट में बात रखे, और उन बातों को ध्यान में रख के ब्रिटिश इंडिया को जो 4 अधिकार वहां का सदन मंजूर किया, जो कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ, वो कम्युनल अवार्ड ही भारत के लोकतंत्र को मजबूत कर सकता है, स्वस्थ कर सकता है, दीर्घजीवी बना सकता है। इसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं होनी चाहिए। कम्युनल अवार्ड कोई जाति विशेष के लिए नहीं है, कोई धर्म विशेष के लिए नहीं है, कोई क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है। उस समय गांधी जी की हठ धर्मियता के कारण आज चुने हुए प्रतिनिधियों को लोग पार्टियां गुलाम बना के रखी हुई है। लोग हमारे होते हैं, पहले पार्टियां लोगों को चुनती हैं, चुन के उनको टिकट देती हैं, फिर वो आदमी आता है और हमको अपनी जाति का वास्ता देता है, वर्ग का वास्ता देता है, धर्म का वास्ता देता है, और फिर हम पार्टियों के प्रचार में का जो ताकत है उससे वो आदमी या प्रतिनिधि चुन जाता है। चुन के जैसे गया वो पार्टी के खाते में जमा हो गया। जिन लोगों के हाथों से वोट लिया, बहुमत लिया, उनको वो अपनी मर्जी से कभी कुछ करता ही नहीं है, वो दिखाई पड़ रहा है। इसलिए भारत में बाबा साहब जो कम्युनल अवार्ड अपने काबिलियत के दम पे भारत के वास्तविक परिस्थिति को बताकर जो हासिल किए थे, कम्युनल अवार्ड के ऊपर भारत में चर्चा होना चाहिए। और ये जो राजनीतिक आरक्षण की बातें हैं, मैं एक्चुअल या तो राजनीतिक आरक्षण 100% हो जाए संख्या के अनुपात में, शेड्यूल कास्ट का जो संख्या है वो है, शेड्यूल ट्राइब का है, ऐसे ही ओबीसी का 100% राजनीतिक आरक्षण हो, फिर सामान्य का भी हो और धार्मिक अल्पसंख्यकों का हो। या
अगर राजनीतिक आरक्षण संख्या के अनुपात में 100% नहीं हो रहा है, तो अब ये राजनीतिक आरक्षण का कोई औचित्य भारत में दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दिखाने के लिए हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के भाई इतनी बड़ी संख्या में संसद में विधानसभा में है, पर हमारा उनके उपस्थिति में ही उनके हाथों से ही हमारे अधिकार समाप्त किए जा रहे, तो इसका आगे क्या हश्र होगा। जी जी, बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब, क्योंकि आज का हमारा जो विषय है वैश्विक महामारी में ऑक्सीजन की कमी, सरकार की नीति नियत। हालांकि विभिन्न पहलुओं पर आप सब लोगों ने अपनी प्रकाश डाले, अपने विचार रखे, किंतु आज की जो परिस्थितियां हैं, जिस ढंग से दिल्ली का जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, हमारे भारत की राजधानी है, वहां पे ऐसे ही ऑक्सीजन की कमी है। और जिस ढंग से आज जो शहरों में ये जो बीभत्सी का जो देखने को मिल रही है कि कभी गांव के लोग शहरों की ओर भागते थे अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था के लिए, अपनी रोटी रोजगार के लिए। आज गांव के लोग शहरों से भाग करके गांव की ओर आ रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो इस परिस्थितियों को आधार पर इस प्रकृति को जो ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हमारी जिंदगी के जीवन प्रणाली चलता है, और इसको लेकर जो शासन प्रशासन में बैठे हुए जो लोग हैं, वो कितनी संजीदा से हमारे देश की जनता के प्रति उनका दायित्व है। वो उस भारतीय संविधान की शपथ लेते हैं, ईश्वर की शपथ खाते हैं, और उसके बाद में वो किस ढंग से देश की जनता के प्रति अपनी दायित्व निभा रहे हैं। मैं बृजेंद्र पाल सिंह जी एक बहुत ही अनुभवी और अपने जीवन का कार्यकाल लोगों की सेवा में प्रशासनिक अवसर पे शासन प्रशासन की और जनता की अनुभूति को अपने जीवन में महसूस किया है, काफ़ी अनुभव रखते हैं। मैं उनसे ही ये फिर से ये सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारी भारत की जो 90% आबादी है, हमारे गाँव, ग्रामीण और किसान और जनता और मज़दूर, जो आम नागरिक है, वो आम आदमी है, जो इस कोरोना की महामारी में उनकी ज़िंदगी नरकी बन चुका है। क्योंकि रोज़ कमाने खाने वाले लोगों का जो हालात अगर बंद हो जाए, तो वो ऐसे हालात में वो कैसे अपनी ज़िंदगी को निर्वाह कर सकते हैं? कैसे इस भारत की परिस्थितियों से जूझ सकते हैं? क्या कुछ इसके लिए सोचते हैं? बृजेंद्र सिंह जी। देखिए, अब संतोष साहू जी ने बहुत बात जो उठाई, बहुत इम्पोर्टेंट वो चीज है। उसके वो जो वो जड़ तक पहुंच गए, उसकी समस्या क्या है। अब क्योंकि जो जिन लोगों को हमने सत्ता पे बिठाया हुआ है, डिसीजन उन्हीं को लेने हैं, समस्याओं का समाधान उनको करना है। तो हमारे सामने एक ही विकल्प है कि हम इतना दबाव पैदा करें कि वो मंदिर मस्जिद की राजनीति छोड़ करके शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने को मजबूर हों। बाकी ये राजनीतिक समस्या है। जब राजनीतिक समस्या का समाधान राजनीतिक ही होता है। अब इन लोगों की क्योंकि वो प्रायोरिटी नहीं है। साहू जी ने जो बात कही बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। मैं अगर आपको आउट ऑफ वो ना लगे तो मैं इसको एक बड़ी मैं मुझे याद आ रहा है ये बात, मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये गांधी जी ने हिंदू धर्म को तो बचा लिया। उस वक्त जब पूना पैक्ट का जब मामला आ रहा था तो पटेल साहब किसान आदमी थे, वो गए उनसे मिलने के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। वो मिलने के लिए गए, उन्होंने कहा गांधी जी आपने अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया है, और ये अम्बेडकर अगर जिद कर गए, नहीं माने तो हम तो आपके प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। तो गांधी जी ने कहा था कि पटेल अभी राजनीति के दाव पेच तुम नहीं समझते हो। ये हरिजन गुंडे, हरिजन हुलिगन्स, मुस्लिम हुलिगन से, मुसलमान गुंडों से अगर मिल गए तो हम हिंदुओं को क्या होगा। ये राष्ट्रीय नेता कह रहा है। ये जेफर लॉट ने अपनी किताब में बाबा साहब अम्बेडकर की जो जीवनी लिखी है उसमें इसको कोट किया है उन्होंने। तो पॉइंट असली ये है कि हिंदू धर्म को अगर आपको बचाना है तो सामाजिक न्याय मिलना नहीं है। गांधी जी ने हिंदू धर्म को तो बचा दिया। अंग्रेजों ने कभी भी जातिगत दृष्टि से नहीं देखा था। दलित वर्ग को उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास कहा था, कभी डिप्रेस्ड कास्ट नहीं कहा। और जो कम्युनल अवार्ड था वो डिप्रेस्ड क्लास के रूप में दिया था।
अब क्लास के रूप में दिया तो गांधी जी को खतरा यह था, जब क्लास के रूप में देंगे डिप्रेस्ड, तो इनको एक माइनॉरिटी के रूप में जब दिया जा रहा है तो दूसरी माइनॉरिटी से मिल जाएंगे ये लोग, सिखों से मिल जाएंगे, ईसाइयों से मिल जाएंगे, मुसलमानों से मिल जाएंगे, और ये अपने को हिंदू नहीं समझेंगे। और हिंदू अगर नहीं समझेंगे तो फिर इनको मुसलमानों से लड़ाया भी नहीं जा सकता। कितनी एक भयानक उसके पीछे षड्यंत्र था। बाबा साहब की जितनी शक्ति थी उसका उन्होंने पूरा विरोध किया, हर तरीके से विरोध किया, लेकिन वो अकेले लड़ाई लड़ रहे थे। आज हमारे बीच में लाखों लाख एक मध्यम वर्ग पढ़ा लिखा तैयार हो गया है, उसकी लीडरशिप तैयार करने की आज जरूरत है। ये राजनीतिक समस्या है, मगर फिलहाल हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम इस सरकार के ऊपर इतना दबाव पैदा करें कि ये स्वास्थ्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे, उतनी समझे जितनी मंदिर के प्रति, मस्जिद के प्रति समझ रही है। सांप्रदायिकता के माहौल बनाने में या लिंचिंग कराने में गौरक्षा के समझ रही है, गाय गौमूत्र की अपनी जिम्मेदारी समझ रही है, उतनी ये स्वास्थ्य के बारे में इनको सक्रिय किया जाए। और ये अपनी मर्जी से नहीं होंगे, इनको सारी अंतरराष्ट्रीय सुविधाएं मिली हुई। ये बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, स्विट्जरलैंड भाग जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, इनको कोई फिक्र विक्र नहीं है। आपके जो 90% गरीब दबा कुचला जो वर्ग है, किसान है, मजदूर है, उनको उनके जरिए जवाब देना पड़ेगा। हमारे सामने एक बहुत बड़ा अवसर आया था, आपने देखा था, किसानों का आंदोलन शुरू हुआ, उससे पहले इन्होंने 27 मजदूरों के कानून खारिज किए थे। पूरी कम्युनिस्ट लीडरशिप फेल हो गई थी, पूरी दलित लीडरशिप फेल हो गई थी, उन्होंने कोई भी उन 27 कानूनों की डिफेंस के लिए नहीं आ पाया। जब किसान आगे आया तो कम से कम मजदूरों को उनके साथ आना चाहिए था। मैं जब किसानों के बीच में मिलने गया, टिकैत साहब से मैं मिला, उन लोगों ने कहा कि साहब आइए, हम आपको इसमें कैंप में जगह देंगे। तो क्या जब हमसे, वो हम नौकर सा आदमी थे, जब हमसे कहते हैं तो वो क्यों नहीं जगह देते? एक इतना बड़ा अवसर था, लाखों लाख आदमी दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ा हुआ है, आपके 3% कम से कम 30% कैंप आपके होने चाहिए थे, एक कोऑर्डिनेशन वर्क होना चाहिए था। मुझे तो लगता है कि हमारा दिमागी दिवाला इतना निकल गया है कि हम अपने हितों को ठीक से समझ नहीं पा रहे, लोगों को संगठित नहीं कर पा रहे। कब आप 5% से ज्यादा कभी संगठित नहीं कर पाएंगे। वो रूस में क्रांति हुई थी तब वो 2.5-3% संगठित कर पाए थे, 5% पे तो क्रांति हो जाती है किसी भी देश में। हमारे बीच में अब 2-3% वर्ग ऐसा है जो पढ़ा लिखा है, हमको कंसंट्रेट करना चाहिए, उनको किसान मजदूरों से जोड़ना चाहिए और सरकार पे दबाव डलवाना चाहिए जब तक ये सत्ता में है। और दूसरा ये है कि सत्ता से हमें उखाड़ा कैसे जाए, कि ये मीडिया की अगर दम पर राज कर रहे हैं तो मीडिया के अलावा दूसरे भी और चैनल हैं, और फिर मीडिया में भी न्यायप्रिय लोग हैं, ऐसा नहीं है, मीडिया में भी लोग उठ के खड़े हो रहे हैं, लेकिन वो बेचारे, उनको शक्ति अगर हम ही लोग देंगे, 90% हम लोग हैं। तो मेरे समझ में साहू जी ने ये बात कही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की तरफ, हालांकि वो सीधे कोई मतलब नहीं दिखाई दे रहा था इसका, लेकिन सीधा संबंध है उसका। जो हमारा कम्युनल अवार्ड का मतलब था कि हमारे प्रतिनिधि हमारे अपने होने चाहिए, हिंदू के रूप में प्रतिनिधि नहीं है। शेड्यूल कास्ट जो वर्ड है, ये गांधी जी की पिताजी हैं इसके, डिप्रेस्ड क्लास वर्ड दिया था अंग्रेजों ने, शेड्यूल कास्ट नहीं दिया था। पूना पैक्ट के बाद जब दस्तखत हुए हैं बाबा साहब के, तब ये शेड्यूल कास्ट वर्ड बना है। तो ये हमारे लोगों को जागृति तो की जाए, जगाया तो जाए। हमारे लोगों कितनों को पता है, पढ़े लिखे लोगों को नहीं मालूम ये बात है। जी जी जी, आपने बहुत ही अहम पहलुओं के ऊपर में प्रकाश डाला। संतोष साहू साहब, आप अपने साउंड को म्यूट करें। साहू जी, आप अपनी आवाज को सही करें। हाँ, ठीक है। अभी आप ब्रिजन सिंह जी की अनुभव की बात को आप सुन रहे थे बहुत संजीदा से। अब मैं आपको और उनके ही जो महत्वपूर्ण सवाल को लेकर हम और आपके पास विस्तार से जाना चाहेंगे कि जो उन्होंने जवाब दिया उस पर आपका क्या कहना है? माने विजेंद्र सिंह जी का जो कहना है वो बहुत गहराई से जुड़ा हुआ बात है, और ये इतना गहरा बात है, इसको भारत के लोग, काश इस देश में 5% लोग कम्युनल अवार्ड क्या था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे का जो
पृष्ठभूमि है, इसको भारत के मूल निवासी लोग समझ गए होते तो आज परिस्थितियां कुछ और होती। कितने चालाकी से कम्युनल अवार्ड को छीन लिया गया और कितना चालाकी से हमारे ऊपर राजनीतिक पार्टियों के चुने हुए लोगों को थोप दिया गया है। आज जब कोई चुनाव का समय आता है तो पहले लोगों को पार्टियां चुनती हैं, उनके फेवर के आदमी को वो टिकट देते हैं और टिकट लेके वो समाज और देश के पास आते हैं और जनता की मजबूरी है कि वो क्या करे। लोकतंत्र को जीवित कर रखने के लिए पार्टियां आवश्यक हैं, तो ये मजबूरी है। आज का जो वैश्विक कोविड-19 महामारी का जहां तक मामला है, इसका सीधा संबंध हमारे प्रतिनिधित्व से जुड़ा हुआ है। जब हमारा प्रतिनिधित्व, जिनको हम अपना प्रतिनिधि माने, विधानसभा में भेजे, लोकसभा में भेजे, देश का सर्वोच्च जो संस्था है भारत का संसद, वहां हम भेजे, वो 20-20, 25-25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व एक एक आदमी कर रहे हैं। 5 साल का रिकॉर्ड उठा के उनसे देखिए जनहित के ऊपर वो कितने सवाल कर रहे हैं संसद के अंदर। पूरा बेलगाम हो गया है सारा सिस्टम, क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व अपनी बात अपने क्षेत्र का वहां उठाने को तैयार नहीं है। अगर उठा रहे हैं तो पार्टियां व्हिप जारी कर रही हैं। तो ये जो ऑक्सीजन का मामला है, ये बिल्कुल गले नहीं उतरेगा कोई भी समझदार भारतीयों का, क्योंकि भारत कोई गरीबों का देश नहीं है, भूखमरों का देश नहीं है। विश्व के 50 देश को भारत खड़े खड़े खरीदने का ताकत रखता है। इतना बड़ा संसाधन और संपदा वाला देश के लोग आज ऑक्सीजन जैसे बातों के लिए लड़ रहे हैं, जीवन और मृत्यु से जूझ रहे हैं। देश को चलाने वाले अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री किस वर्ग से हुए? तो सामान्य से हुए। सामान्य में हम छानबीन करेंगे तो किस वर्ग से हुए? ब्राह्मणों से हुए। सबसे ज्यादा राष्ट्रपति कौन हुए? आप सारा देखिए, न्यायपालिका का हालत देखिए, सारा सिस्टम। अभी एक नया शब्द कर रहे, सिस्टम। सिस्टम क्या है? सारा सिस्टम सरकार के नियंत्रण में है। अगर आपका कार्यपालिका फेल हो रहा है और आपको अंदाजा है, तो कार्यपालिका में काम करने वाले लोगों को जो आप तनख्वाह दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं, और आपको पता है कि ये काम नहीं कर रहा है, तो आप वेतन क्यों दे रहे हैं? कितने विभागों में अभी तक कार्रवाई की गई? नए नए शब्द का इजाद करके लोगों को भ्रमित करना, उनके भावनाओं से खिलवाड़ करना भारत सरकार की पूरी जवाबदेही है। अभी कोविड-19 का जितना भी जो विभीषिका हम सब, आप लोग, पूरे देश के लोग झेल रहे हैं, इसका जिम्मेदार भारत सरकार है। वो अपने जवाबदेही से भाग नहीं सकते, क्योंकि ये 12-14 महीने से ये सारा मामला देश के सामने है। कोई नया अभी 1 महीना के अंदर ये वायरस पैदा नहीं हुआ। दुनिया में कई बार WHO इसका चेतावनी दे चुका है, सारा चीज हो चुका है, फिर आप ना तो ऑक्सीजन तक का व्यवस्था नहीं कर पाए, कोई हॉस्पिटल का व्यवस्था नहीं। जी जी साहू जी, मैं जिस ढंग से मद्रास हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को टारगेट करते हुए उन्हें बड़ी फटकार लगाई, उनके ऊपर में हत्या का मुकदमा दर्ज करने की भी बात उठने लगी, और जिस ढंग से अभी जो न्यायपालिका है वो संज्ञान लिया है, और जो देश के अंदर में विभिन्न इलाकों में, विभिन्न राज्यों में जो चुनाव कराए गए, अभी आपने देखा होगा कि 12 वर्ष में जो कुंभ का मेला होता है, वहाँ जिस ढंग से लोगों ने फिजिकल डिस्टेंस और सोशल डिस्टेंस का पालन ना करते हुए वहाँ गंगा में डुबकी लगाई, क्योंकि भारत देश में तो कर्मकांड, धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर में विश्वास है। आज 33 करोड़ देवी देवताओं की बात की जाती है, तो इस विभीषिका में क्या हमारे लोगों को, क्या भगवान आकर के जिसकी विश्वास करते हैं कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, क्या इन घटनाओं को देखते हुए जो देश के अंदर में हालात और विभत्स होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इस पर भी हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, क्योंकि न्यायपालिका ने भी इस बात को लेकर उन्होंने कहा है कि ये जो इलेक्शन कराए गए हैं और इसको ध्यान नहीं दिया गया, इसके जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमीशन है। क्या कहना है आपका? जैसा कि अभी आपका एक सवाल है कि इस देश में महाकुंभ है, अर्ध कुंभ है, गंगा सागर का स्नान है, बनारस का स्नान है, तो और ये मनसा है, ये मान्यता है कि वहां स्नान करने से पाप धुल जाते हैं।
मैं प्रश्न आपसे करना चाहता हूं कि सैकड़ों हजारों शहर गंगा यमुना नदियों के किनारे किनारे बसे हुए, उस शहर के लोग को पानी ही गंगा से मिलता है, उसी के जल स्रोत से उनका जीवन चलता है, निर्वहन होता है। अगर पाप और पुण्य का मामला होता तो गंगा के तट पे बसे हुए शहरों में इतनी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और ये तरह तरह का जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक समस्या है, वो रात दिन उसी पानी से स्नान कर रहे हैं, वो दूर क्यों नहीं हो रहा है? दूसरी बात कि भारत में कोविड-19 वैश्विक महामारी जब घोषित है WHO से, विश्व इसका कड़ाई से पालन कर रहा है, तो भारत का निर्वाचन आयोग ऐसे असुरक्षित वातावरण में पूरे देश में अभी 5 राज्यों का चुनाव हुआ, कई लोकसभा का चुनाव हुआ, क्षेत्रीय निकायों का चुनाव हो रहा है। एक-एक चुनाव में अभी पश्चिम बंगाल में भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत सरकार के कई मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री हजारों लोगों को इकट्ठा करके अपना भाषण दिए हैं कोविड-19 के समय पे। तो भारत का निर्वाचन आयोग कहाँ था? और अभी भारत निर्वाचन आयोग के प्रमुख रिटायर्ड हुए, दूसरे दिन राज्यपाल बन के गोवा चले गए। क्या आप स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के पदीय दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं या आप साठ-गांठ करके राजनीति कर रहे हैं? कई ऐसा वाक्य आ रहा है। तो ये देश के लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं है। इस देश में एक बहुत बड़ा बौद्धिक क्षमता और संपदा रखने वाले लोग हैं। हाँ, ये सच है कि इस देश के लोग सीधे हैं, बिल्कुल सरल स्वभाव के हैं, एक दूसरे को इज्जत करने वाले लोग हैं। ये भारत के सिंधु घाटी सभ्यता से जितने लोग ताल्लुक रखते हैं, वो कभी भी लड़ाई नहीं चाहते, विद्वेष नहीं करते, कभी भी किसी से कोई फ्रॉड नहीं करते, इनके खून में नहीं है। अब यही कारण है कि आज 90% लोग अभी मैं आपको एक रियल बात बताना चाहता हूं, इस देश में एक-एक शादी कई करोड़ का हो रहा है। दूसरे तरफ भारत के शेड्यूल कास्ट को देखिए, शेड्यूल ट्राइब को देखिए, बैकवर्ड को देखिए, हजारों शादी का खर्चा एक शादी के बराबर नहीं हो रहा है। बताइए क्या हालत है देश में? उनका एक प्लेट का खाना हजारों रुपए का है और हमारे हजारों लोगों के खाने का रेट 5,000 नहीं होगा। क्या यही देश है? कैसी नागरिकता है? एक देश में 50 नागरिक होंगे क्या? 50 ठो मापदंड होगा? तो ये कहने के लोग प्रतिकार नहीं करेंगे। ऐसे जो लोग हैं जो संविधान को ताक में रखना चाहते हैं, संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन करना चाहते हैं, अपनी मनमानी बरत रहे हैं, इससे भारत की जनता दुखी है। और ये वो दिन दूर नहीं है कि ऐसे तानाशाहों को दुनिया के कई देश के जनता सबक सिखा चुका है। तो ये समय की बात है, इस देश में संवैधानिक दायरे में रह के कानून का पालन करते हुए हम लोग अपना बात रखना चाहते हैं। आर्टिकल 19 जो हमारा मौलिक अधिकार है, हमारे वाक अभिव्यक्ति की आजादी, हमारा संविधान लिखित गारंटी हमें देता है। हम बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? ऑक्सीजन के लिए हमारे लोग मर रहे हैं। वैश्विक महामारी का पूरा घोर उल्लंघन भारत सरकार और राज्यों की सरकार करके ये महामारी को इतना बड़ा भयावह और मुसीबत में तब्दील किया है। बोलेंगे, देश की जनता बोलेगी। और ये जो मीडिया, मेन जो मीडिया है, लोकतंत्र का चौथा पाया ही मीडिया है, वो मीडिया को लोग ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, वो सिर्फ प्रधानमंत्री का चेहरा चमकाने में लगे हैं। जो ऐसे अनैतिक कार्यों में लगे हैं उनको वो पर्दा डालने में लगे। भारत के गरीबी के ऊपर बात नहीं हो रहा है, भुखमरी के ऊपर बात नहीं हो रहा है, बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं हो रहा है, महंगाई के ऊपर बात नहीं हो रहा है, उद्योग धंधे कुछ चुनिंदा लोगों के ऊपर चला गया है। मैं और एक चीज कहना चाहता हूं कि आरक्षण सिर्फ राजनीतिक आरक्षण या शिक्षा या सर्विस में प्रमोशन की बात नहीं है। इस देश में आरक्षण उद्योग का होना चाहिए, देश में आरक्षण जमीन का होना चाहिए, इस देश में आरक्षण भारत के सभी संपदाओं और जितने भी स्रोत हैं उसमें होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब, क्योंकि हमारा कार्यक्रम का अब अंतिम समय भी आ रहा है, क्योंकि कोई भी चीज का एक समय होता है। मैं विजेंद्र सिंह जी के पास ये और कुछ सवाल को लेकर जाना चाहूंगा, क्योंकि वैश्विक महामारी चाइना से शुरू हुई और कई देशों ने इस कोविड के महामारी को अपने सूझबूझ से, अपनी नैतिक जिम्मेदारी से अपने अपने देशों में कंट्रोल कर लिया।
कई ऐसे देश हैं वहाँ पे ना लॉकडाउन है, ना वहाँ बच्चों का स्कूल बंद है और ना कोई मास्क लगा रहा है। तो आखिर भारत ही ऐसा देश है जो इस बीमारी से जानकारी होने के बावजूद भी, जैसा कि आप कह रहे थे कि 14-15 महीने पिछले साल ये मार्च-अप्रैल में लॉकडाउन शुरू हुआ और ये जो इतने समय का जो कार्यकाल है, वह काफ़ी पर्याप्त मात्रा में था कि हम भारत में इस वैश्विक महामारी को निजात पा सकते थे, रोक सकते थे। लेकिन जिस ढंग से भारत के जो प्रधानमंत्री साहब हैं, इसने दीपक जलवाए, थाली बजवाए, ताली बजवाए, लोग सड़कों पे निकल कर के गरबा नृत्य कर रहे थे। ये तमाम दृश्य हमारे भारत देश की जनता ने देखा। क्या इससे हमारे देश की जो इस वैश्विक महामारी कंट्रोल हो पाई? दुनिया के देशों 2 दर्जन से ज़्यादा देशों के लोगों ने अपनी इस देश के अंदर में जो लोगों का आवागमन था, उसे अवरुद्ध कर दिया है। लोगों को भारत आने के लिए लोग डर रहे हैं कि जिस ढंग से कोरोना का ये महामारी और लोगों का जो मरने का जो सिलसिला दिख रहा है, उससे भारत देश के अंदर में ये यहाँ की सरकार की नीति नियत को लेकर बहुत ही घोर निंदा हो रही है। मैं आखिरी सवाल के रूप में ब्रिजेन सिंह के पास जाना चाहूँगा कि सर हमारे भारत देश के अंदर में जो इतने सारे बुद्धिजीवी, डॉक्टर्स और तमाम प्रकार के जो ज्ञानवान लोग हैं, तो कहीं न कहीं इस वैश्विक महामारी को भारत देश की इस धरती से निजात पाया जा सकता है। इसका मूल कारण क्या मानते हैं? मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ बुद्धिजीवियों में, उनके लेवल में, उनकी समझ में कोई कमी नहीं है और समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि मास्टर की तो पॉलिटिक्स है। राजनीति में अगर आपका कब्जा है तो आपको तो फिर कटोरा लेके भीख मांगने की किसी से जरूरत भी नहीं है। उल्टा कटोरा थमाएंगे आप दूसरों को, तो उनको कहेंगे कि तुम आरक्षण लो यार। तो मुख्य बात, सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारा जो प्रबुद्ध वर्ग है, वो जो बाबा साहब ने जो महामंत्र दिया है कि संगठित, शिक्षित और संगठित, इस राजनीतिक मुद्दों की उन्हें शिक्षा भी दी जाए और उनको राजनीतिक स्तर पर संगठित किया जाए। अगर हम सिर्फ, मेरा अपना अनुमान है कि हम सिर्फ 2.5% को, 2% को भी हम ऑर्गेनाइज कर लें, क्योंकि मेरा सोचना है, आप भी जानते हैं कि दिमाग, पूरी बॉडी 1 क्विंटल की हो, दिमाग 1 किलो होता है मुश्किल से, वही कंट्रोल करता है। तो ऐसे जी, जी। आपका मध्यम वर्ग पैदा है। एक तो इसके लिए ये जब समाधान राजनीतिक है तो राजनीतिक दृष्टि से सोचना पड़ेगा। और रहा ये कि ये सरकार क्यों नहीं, जब नियत की खराबी है, जब नियत ही नहीं है, नियत मंदिर बनवाने की और चंदा इकट्ठा करने की और व्यापारियों को करोड़ों रुपए लेकर के भाग देने का, जब नियति अगर सही नहीं है तो बरकत कहाँ से होगी? इसलिए जी, जी, इस जी। वक्त आपने, क्योंकि इस प्रचार तंत्र के आधार पर इनको सत्ता में बिठा रखा है, अब इन पे दबाव डाला जाए। और दूसरा, ये आरक्षण मांगना नहीं है, अब तो यह सामाजिक न्याय की लड़ाई, अपने अंदर इतनी योग्यता की कमी भी नहीं है, सही लीडरशिप लेकर के, उन जो बाबा साहब का जो सपना था, जो स्टेट एंड माइनॉरिटीज में जो उन्होंने कहा था कि ये एक समाजवाद के बिना, आर्थिक न्याय के बिना समाधान होने वाला नहीं है। ये जातिवाद के पीछे असली मकसद है शिक्षा से, सत्ता से, संपत्ति से वंचित करने का षड्यंत्र। इसको हम धर्म वरम न समझें। तो इन सब चीजों पर एक राजनीतिक अगर हम संगठित होने का आज भी समाधान सोच लें, बजाय इसके कि हम 25 और 5 MP भेज दें पार्लियामेंट में, सही मामले में जागरूक लोग पैदा करें, जागरूक लीडरशिप पैदा करें, तो या तो इससे समाधान होगा। और जब तक ये लोग सत्ता में, तब तक इन पे इतना दबाव बनाया जाए। दबाव भी बिना संगठित तरीके से नहीं बनाया जा सकता। अब आपने देख लिया कि 131 MP हैं, कोई बोलने वाला नहीं है उनके खिलाफ। अगर उनके खिलाफ कोई बोलने वाले सही मायने में होते इन 131 में ही, तो ये गैस, ऑक्सीजन वगैरह का इंतजाम क्यों नहीं करते? जब मंदिरों का उद्घाटन कर रहे हैं, जब गौरक्षा और पता नहीं क्या क्या के नाम पर दुनिया भर की राजनीति, नागरिक NRC वगैरह का सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, तो इसका भी इनके पास सोचा होता। तो अब तो एक ही तरीका है कि इनके ऊपर दबाव डाला जाए और दूसरा खुद को संगठित किया जाए।
जी, बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह जी, आपने बहुत ही तार्किक रूप से अपनी बात को हमारे देखने सुनने वालों के बीच में रखा है। साबित नकवी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नकवी साहब, बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप भी अपने विचार रखें। अभी विजेंद्र सिंह जी की बात सुन रहे थे आप। जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बताइए। हम पूछना चाह रहे हैं दो बातें, उसके बाद थोड़ी सी जरूरी बात बहुत जरूरी बात बताऊंगा। नित्यानंद 17,000 करोड़ लेकर भाग गया, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि 9,000 10,000 लेकर किसान आत्महत्या करता है, उसे 10,000 रुपए कर्ज लेने में कम से कम 6 महीने लगता है, उसके साइकिल का टायर घिस जाता है, तब जाके उसको 10,000 रुपए मिलता है। और इसको जो है नित्यानंद को 17,000 करोड़ कैसे मिल गया, हम यही पूछना चाहते हैं। इसके बाद में ईवीएम से चुनाव भारतीय संविधान के अनुसार ये संवैधानिक है या असंवैधानिक है? क्योंकि हम जब सब काम हम लोग संवैधानिक कर रहे हैं, तो ये चुनाव जो है ये संवैधानिक है ईवीएम से या असंवैधानिक है? सही बात है ना। इसके अलावा आज हम जो जरूरी बात करना चाह रहे हैं, आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लाइव आना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक लाइव जो है ये रोक के रखा है, लाइव आने नहीं देता। तो आज आ गया हूं, आप लोगों के माध्यम से ये कह दे रहा हूं, संदेश पहुंच जाए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। ये मास्क लगाने से आप खुद सोच सकते हैं कि आप सोते हैं तो मास्क नहीं लगाते, अपने कमरे में रहते हैं तो मास्क नहीं लगाते, मियाँ बीवी बैठे रहते हैं तो मास्क नहीं लगाते, बाहर निकलते हैं मास्क क्यों लगाते हैं? क्योंकि दूसरे आदमी के मुंह की भाप हमें लग न जाए। तो अगर दूसरा आदमी नहीं है बाहर, तो हमें मास्क लगाना जरूरी नहीं है, वहां मास्क मत लगाइए, क्योंकि मास्क लगाने से हमारी जो हवा है गंदी कार्बन डाइऑक्साइड वो बार बार आती जाती रहती है, वो फिल्टर नहीं हो पाती। इसलिए मास्क से ज्यादा बचें, और जब मजबूरी पड़ जाए रास्ते में या बहुत जरूरी हो जहां पे आने जाने के लिए 10 मिनट या 5 मिनट के लिए, तो उतना बर्दाश्त करके लगाइए, वरना मास्क जो है इसी से बीमारी बन रही है, पहली बात। दूसरी बात, जिसके घर में भी किसी को नजला जुकाम है तो उसका फौरन इलाज करें, और जिसका नहीं है उसके लिए एहतियात करके रखें। जिसे नजला जुकाम है या जिससे दमा है या भीषण बीमारी है, वही लोग मास्क लगाने से, और कोरोना का जो वायरस है ये जो है नजला जुकाम जैसा इसका भी वायरस है, जी, जी, तो जी, बहुत सभी मर शुक्रिया रहे हैं। नकवी साहब, आप जी, आपकी हाँ, बात तो हमारे प्लेटफॉर्म मास्क में से आ गई बचें। है। जी, मेघराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मेघराज साहब, हेलो मेघराज जी। मेघराज जी ने बंद मेघराज कर जी रखा है अपना स्पीकर बंद कर रखा मेघराज है जी, मेघराज आप जी अपनी आवाज इमेंट करें। ने स्पीकर खोलिए मेघराज जी। हाँ, खुल गया। अपनी बात रखें मेघराज जी। भारत में जब तक भारत में मनवादियों का राज है, तब तक जब तक मूल निवासियों का राज, सच्चाई का राज, ईमानदार लोगों का राज, बेगमपुरा राज, खालसा राज या सच्चाई का राज कायम नहीं होगा, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। और ये मास्क जो है, मास्क की जो बहुत बड़ी बीमारी है ना, ये मास्क लगाने से एक तरफ तो कहते हैं मास्क लगाओ, एक तरफ ऑक्सीजन चढ़ाते हॉस्पिटल में ले जाकर के। अरे भाई, तुम खुद ही कह रहे हो मास्क लगाकर ऑक्सीजन अपने खत्म कर लो, उन्हें अंदर जाने ना दो ऑक्सीजन, फिर दोबारा ऑक्सीजन कहते हैं ऑक्सीजन चढ़ाओ हॉस्पिटल में जाकर। ये सारे मतलब कौन सी आ रहे हैं लोग, मतलब खुद ही तो कहते हैं, फिर सिम्टम है बीमारी यानी है ये, मतलब थोड़ी थोड़ी सिम्टम है। जैसे मेघराज जी, आपकी मतलब आवाज मास्क किया कट तो कट के आ रही है कोई जी। कल को कुछ हो रहा है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम जब तक नहीं खत्म होगी तब तक हमारा राज और भारत का राज नहीं होगा। और इस राज को हम बहुत जल्दी हासिल करेंगे, और 100% इसको हासिल करके इनको रेगिस्तान या गोबरस्तान इनके लिए एक छोटा कंट्री खोलेंगे, जहाँ पर ये आराम से खुशी से रह सके कायमात हो ले। जी, बहुत शुक्रिया मेघराज साहब। मैं आज इसके कार्यक्रम की अब चूंकि अंतिम समाप्ति की ओर है, मैं एक मिनट में अपनी बातों को रखने के लिए निवेदन करूंगा, क्योंकि आपकी आज जो प्रमुख जितने भी बातें थे वो विस्तार से हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने ने अपनी बात को विस्तार से रखी है, और इस कार्यक्रम में अपना कीमती समय दे करके आज के इस डिस्कशन को महत्वपूर्ण बनाया। सभी मेहमानों को, ब्रिजेंद्र सिंह जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, संतोष साहू जी का, सईद नकवी जी का, मेघराज जी का, और लास्ट में हम कंक्लूजन के रूप में संतोष साहू और
ब्रिजेंद्र सिंह जी से एक एक मिनट पे हम सारांश के रूप में आप लोगों की इस वैश्विक महामारी और ऑक्सीजन को लेकर अपनी अंतिम प्रतिक्रिया दें। ब्रिजेंद्र पाल सिंह जी, उसके बाद संतोष साहू साहब। हाँ, अभी तो सब मेरे ख्याल से जो भी बताया है नकवी साहब ने भी, कि जो भी हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, जैसे बाहर न जाना, जुकाम वगैरह को इनको नियंत्रण में रखना, जो कर सकते हैं वो करें। तो ये तो शॉर्ट टाइम मास्क है, जरूरी है, चीजें हैं, इसमें जितना कॉपरेट कर सकते हैं करना चाहिए। लेकिन वही बात है, असली जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कुछ ना कुछ होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म से खाली काम चलने वाला नहीं है। धन्यवाद। जी जी, बहुत शुक्रिया। संतोष साहू साहब। इस वक्त लोग अपने घरों में रहें, कोविड-19 से संबंधित जो भी बातें केंद्र सरकार, राज्य सरकार का जो गाइडलाइन है उसका भी पालन करें। और आप इस वक्त इतना जो देश में जो परेशानियां हैं उसको ले जी, नकवी साहब अपनी संक्षेप में सार शब्दों में अपनी बात रखें। भीड़ से बचें, भीड़ में ना निकले, ज्यादा से ज्यादा अपने घर में रहने की कोशिश करें और मास्क से बचें, मास्क ना लगाएं, अपने घर में बैठें। बिल्कुल ठीक, जी, बिल्कुल बहुत सही। शुक्रिया सभी मेहमानों का। आने वाले समय में हम और प्रमुख विषय को लेकर आप सब लोगों के सामने हम फिर से हाजिर होंगे और आप हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, जोहार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।